नाजरीन आदाब, मैं हूँ समरीन नाज और मेरे साथ है नाजरीन मेरा भी आदाब, मोहम्मद अनस फैजी आपके साथ है। जी हाँ, और हम हाजिर हैं लेकर आपका पसंदीदा प्रोग्राम मंजर पस मंजर। जी हाँ, अपने इस प्रोग्राम के हवाले से हम आपको दिल्ली और उसके अतराफ़ में होने वाली उन तमाम सरगर्मियों से रूबरू करवाते हैं जिन सरगर्मियों की बाबत आप जानना चाहते हैं या जिन लम्हात को आप दोबारा से जीना चाहते हैं। डीडी उर्दू की यही कोशिश रहती है कि वो अपने नाज़रीन के जहन की तस्कीन का सामान मुहैया कराए। आज की ये कड़ी कुछ ख़ास है क्योंकि आज की इस कड़ी में हम जिक्र करेंगे बाबाए कौम मोहनदास करमचंद गांधी का। पूछते हैं वो कि गालिब कौन है, पूछते हैं वो कि गालिब कौन है, कोई बतलाए कि हम बतलाएं क्या। भाई वाह, आज आपको मिर्ज़ा गालिब की भी याद आ रही है। जी हाँ भाई देखिए, अगर गालिब का जिक्र आपने करा है तो मैं आपको बता दूं कि मिर्ज़ा गालिब और मोहनदास करमचंद गांधी में कुछ यकसानियत है, कुछ मुमासिलत भी है। तो आप पूछेंगी क्या क्या बताइए। भाई देखिए, मिर्ज़ा गालिब और महात्मा गांधी में एक मुमासिलत भी है। अब आप पूछेंगी कि मुमासिलत क्या है। बिल्कुल बताइए। भाई देखिए, मिर्ज़ा गालिब और महात्मा गांधी को पूरी दुनिया में शोहरत हासिल है, यानी गालिब और महात्मा गांधी को पूरी दुनिया जानती है और पहचानती है। कमाल की बात यह है कि जिस सन में यानी 1869 में मिर्ज़ा गालिब की वफ़ात हुई, उन्होंने इस दुनिया को रुखसत कहा, खैराबाद कहा, उसी साल में महात्मा गांधी की पैदाइश जो है वो भी हुई। एक अजीम फ़नकार इस दुनिया से रुखसत हुआ तो दूसरा अजीम रहनुमा जो है, अजीम कायद, इसने पूरी दुनिया की क़यादत की, इंसाफ के मामले में, अदल के मामले में उनकी पैदाइश हुई। तो ये ख़ासियत है गांधी और गालिब। जी हाँ अनस, आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं, लेकिन इस वक्त हम बात कर रहे हैं बाबाए कौम महात्मा गांधी की, जिनकी पैदाइश 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात में हुई। अच्छा अनस, कभी कभी बड़ा ये इस चीज़ का दिल करता है कि हम भी ये जानें कि वो जो इतने अजीम रहनुमा थे, उन्होंने कैसे अपनी ज़िंदगी गुजारी, उनका बचपन कैसे गुजरा, क्या वो भी एक आम आदमी की तरह उन्होंने ज़िंदगी अपनी गुजारी? क्या कहते हैं आप? हाँ बिल्कुल, ये बहुत अच्छा भी होता है और कहीं ना कहीं हमें तहरीक भी देता है कि जो हमारे अजीम रहनुमा है, उनका बचपन, उनकी तालीम, उनकी ज़िंदगी कैसे गुजरी। और अब अगर आपने जिक्र किया है उनके बचपन का, तो समरीन क्यों ना हम हमारे जो नादरीन हैं उनको महात्मा गांधी की ज़िंदगी पर एक ख़ास रिपोर्ट जो है वो दिखा देते हैं। महात्मा और बाबा जैसे नामों से मौसूम और बज़ाहिर एक बेसरो सामान नज़र आने वाले दरवेश मोहनदास करमचंद गांधी की पैदाइश 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के मगरबी शहर पोरबंदर में हुई। वालिद का नाम करमचंद गांधी और उनकी वालिदा का नाम पुतली बाई था। वालिद पोरबंदर रियासत के दीवान थे। मई 1883 में जब महात्मा गांधी सिर्फ 13 साल के थे तो उनकी शादी उनसे उम्र में 1 साल बड़ी लड़की 14 साला कस्तूरबा माखन जी कपाड़िया से कर दी गई। 1885 में जब गांधी जी 15 साल के थे तो उनके औलाद हुई। यके दीगरे 4 बेटे। महात्मा गांधी एक औसत दर्जे के तालिबे इल्म थे। 4 सितंबर 1888 को अपनी शादी की 19वीं सालगिरह के कुछ माह कबल गांधी जी कानून की पढ़ाई करने और बैरिस्टर बनने के लिए बर्तानिया के कॉलेज ऑफ लंदन चले गए। इसके बाद उन्होंने 1893 में एक भारतीय फर्म दादा अब्दुल्ला एंड कंपनी की 1 साला करार पर नेटाल चले गए, जो जुनूबी अफ्रीका उस वक्त सल्तनत बर्तानिया का हिस्सा था। नेटाल में मुकीम मुस्लिम हिंदुस्तानी ताजिरों के लिए एक कानूनी नुमाइंदे के तौर पर वहां वो अपनी खिदमत अंजाम देने लगे। इस दौरान उन्होंने देखा कि यहाँ काले रंग वाले और हिंदुस्तानियों के साथ गैर इम्तियाजी सलूक किया जाता है। इस गैर इम्तियाजी सलूक से उन्हें भी दो चार होना पड़ा। अफ्रीका में क़याम के दौरान उन्हें और भी कई तरह की सऊबतें झेलनी पड़ी। इसके बाद से वो खुलकर आवाम को बेदार करने में सरगर्म हो गए। 1915 में वो हिंदुस्तान वापस आ गए। तो समरीन, आपने देखा कि महात्मा गांधी का जो बचपन था वो बिल्कुल आपकी और हमारी तरह था।
हमने ये भी अंदाज़ा लगाया कि एक आम इंसान के अजीम रहनुमा बनने तक का जो सफ़र है, किस तरह से वो अजीम बने, वो हम सब तक पहुंचा, है ना। तो एक बड़ी शख्सियत जो है वो हम सब तक खुलकर जो है हमारे सामने आई। जी अनस, आपने सही फरमाया। और जब वो गैर मुल्क से अपने मुल्क की तरफ वो आए और यहाँ पर देखा कि अंग्रेज़ी हुकूमत यहाँ पर थी और किस तरह से एक आम आदमी पर जुल्म सितम हो रहा था, और ख़ास तौर से किसानों पर जबर और जुल्म सितम हो रहा था, और इसी के ताल्लुक़ से उन्होंने चंपारण से एक तहरीक भी शुरू करी। बिल्कुल समरीन, आपने ठीक कहा कि हम जानते हैं कि गांधी जी ने जो है पूरा जुल्म और इस्तिसाल के ख़िलाफ़ जो है अफ्रीका में लड़ाई लड़ी, पूरी दुनिया में उनकी एक पहचान बन चुकी थी। जब वो हिंदुस्तान तशरीफ़ लाए, यानी वापस हिंदुस्तान अपने मुल्क आए, तो यहाँ अंग्रेज़ों का जो जुल्म था, जो उनकी ज़्यादतियाँ थी, वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। उन्होंने सबसे पहले चंपारण का इंतखाब करा, जहाँ पर अंग्रेज़ जो अफसरान थे, जो सूबेदार थे, ज़मींदार थे, वो किसानों पर लगातार जुल्म कर रहे थे। यानी उन्हें उनकी जो उजरत है, उनकी मेहनत के एवज़ वो नहीं मिल रही थी, यानी मुनासिब उजरत नहीं मिल रही थी। तो गांधी जी ने वहाँ किसानों के साथ खड़े होकर जो है उस एक तहरीक का आगाज़ किया, अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जो है नारा इनकलाब जो है एक तरह से हम कह सकते हैं बुलंद किया। तो ये गांधी जी की शख्सियत का खासा था, उन्हें कहीं भी जुल्म बर्दाश्त नहीं होता था। जी, तो क्यों ना अनस इस गांधी जी की इस ख़ास शख्सियत के इस पहलू को, यानी चंपारण की जो तहरीक थी, उसको हम नाज़रीन तक पहुँचाएं एक रिपोर्ट के ज़रिए। बिल्कुल। गांधी जी की नज़र जब हिंदुस्तान के देही इलाकों पर पड़ी तो उन्होंने बिहार के सूबा चंपारण का रुख किया। ससुरा चुगली कर दहलीस, गोरा जमींदार आए और मटकी पटक के खेत भी ना पैसा दिया कीन लहलीस, जहां लोगों को अपनी गुजर बसर के लिए जरूरी खुराक फसलों के बजाय वहां के जमींदार, जिनमें ज्यादातर अंग्रेज थे, नील और नकदी फसलों की खेती कराते थे। मजलूम हिंदुस्तानियों को बराए नाम ही मेहनताना दिया जाता था, जिससे वो इंतहाई गुर्बत में रहते थे। गांव में बुरी तरह शराबखोरी थी। उन्होंने अपनी खुद नविस्त समाने में इसका बरमला इजहार किया है। यही वो वजूहात थे जिनसे सत्याग्रह तहरीक में चंपारण ने मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा गांधी बनाया। जिस तरफ भी चल पड़े हम आंवला पायाने शौक, खार से गुल, गुल से गुलसिता बनता गया। तो समीन, आपने देखा कि जो इब्तिदाई नुकूश थे महात्मा गांधी के, जो असरात थे हिंदुस्तानी तहरीक आज़ादी में, वो हमें नज़र आने लगे चंपारण से। और हमने देखा कि उन्होंने किस तरह से अंग्रेज़ी साम्राज्यत जो है उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई और सबको मुत्तहिद करने में एक नुमाया किरदार जो है चंपारण से उन्होंने उसका आगाज़ किया। अच्छा, मुझे याद आ रहा है अनस, शायद उन्हें महात्मा का लक़ब भी चंपारण से ही मिला था। बिल्कुल ठीक कहा समरीन आपने, चंपारण में ही उन्हें महात्मा का लक़ब मिला और वहीं से उनकी जद्दोजहद का आगाज़ हुआ। हम आपको बताएं कि अभी गुज़िश्ता दिनों दिल्ली में एक बहुत खूबसूरत सा ड्रामा जो है महात्मा गांधी की ज़िंदगी पर पेश किया गया है, जिसका नाम था मोहन से महात्मा। तो हम मज़ीद जानेंगे कि किस तरह से उन्हें वहाँ महात्मा का लक़ब मिला। तो नाज़रीन, गांधी जी को महात्मा का लक़ब कैसे मिला, वो हम इस ड्रामे के ज़रिए मोहन से महात्मा तक उसके ज़रिए हमारे नाज़रीन को समझाते, एक झलक दिखाते। This court drops all the charges against Mr. Mohandas and sets him free. I also grant him bail on my personal guarantee. He is also allowed to stay in Bihar as long as he wishes to. He is also permitted to continue his work in Bihar and Champaran. ऐसा कैसे मुमकिन है कि भारत के एक दूर दराज हिस्से के पीड़ित लोगों के हक में कोई आवाज उठाए और ऐसा करने में बार बार कानून तोड़े और शक्तिशाली अंग्रेज उसे सजा न दे पाए। लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि मैं साक्षात अवतार हूं न हूं, कोई महात्मा तो हूं ही। रउआ लोगन से विनती बा कि जितना हो सके हिंदी बोलल जा। महात्मा जी के भोजपुरी नाही आवेला।
महात्मा जी, केवल मोहन या ज्यादा से ज्यादा गांधी कह लीजिए। जो आ गया। तो अनस, ये तो हमें पता चल गया कि उन्हें महात्मा का लक़ब चंपारण से मिला, तो क्या बापू का भी लक़ब उन्हें वहीं से हासिल हुआ? बिल्कुल ठीक कहा आपने भाई। महात्मा गांधी को बापू का जो लक़ब है वो भी चंपारण तहरीक के दौरान जो है वो उनको हासिल हुआ। तो ये भी हम जो है हमारे नाज़रीन को इस ड्रामे के ज़रिए जो है वो दिखाएंगे किस तरह उनको ये लक़ब हासिल हुआ। तो एक झलक और देख लें। बिल्कुल। इस इलाके के बच्चों को बेसिक एजुकेशन के साथ साथ रोजगार भी सिखाया जाए जी, ताकि बड़े होके अगर ये अपने बाप दादा का पेशा, आइए ध्यान से अंधेरा हो, अपने बाप दादा का पेशा खेती ना अपनाना चाहें तो कोई रोजगार अपना सके। जी बाबू। बाबू, ये बिहारी परंपरा है। राजकुमार शुक्ला जी, बिहार और बिहारी परंपराओं से अवगत कराने का सारा दोष आपके साथ हमें ये स्वीकार है। तो अनस, ये ड्रामा तो काफ़ी दिलचस्प था, तो क्यों ना अब इस ड्रामे के जो किरदार हैं उनसे भी कुछ बातचीत कर ली जाए? बिल्कुल, और ये भी जानने की कोशिश करेंगे हम जो हमारे किरदार थे इस ड्रामे के, जिन्होंने गांधी जी की बुढ़ापे का और जवानी का किरदार अदा किया, कि कितना मुश्किल होता है किसी एक अजीम शख्सियत के किरदार को निभाना, उनको जीना जो है कितना मुश्किल हो सकता है। तो अगर आप कहें तो हम जी बिल्कुल, ये बात करके ही हमें पता चलेगा। बिल्कुल। मैंने 1 घंटे के लिए गांधी को जिया है, तो उस 1 घंटे को जीने के लिए कई दिन, कई हफ्ते, कुछ महीने मुझे गांधी जी के साथ रहना पड़ा, ज़िंदगी बितानी पड़ी और उनकी पर्सनालिटी को समझना पड़ा। तो सबसे बड़ी बात ये थी कि गांधी के बारे में जब कोई नाटक देखने आते हैं या गांधी के बारे में लोग सोचते हैं तो ये सोचते हैं कि ये तो बहुत ही संजीदा, सीरियस तरह का सब्जेक्ट है, सीरियस कैरेक्टर है, लेकिन नहीं। जैसा कि आपने इस नाटक में देखा होगा और मेरी भी आंखें खुली जब मैंने इस रोल को निभाया, कि महात्मा गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी बहुत ही मजाकिये, बहुत ही लाइट हार्टेड, चीयरफुल इंसान थे। वो पूरी देश की प्रॉब्लम्स झेलते थे, उनको सॉल्व करते थे, लेकिन बहुत खुद चीयरफुल थे, वेरी लाइवली पर्सन। तो आपने देखा किस तरह बात पे वो मजाक करते रहते थे। हम उम्मूमन उस गांधी जी को जानते हैं जो धोती पहनते थे, गोल चश्मा पहनते थे, लाठी लिए रहते थे। बूढ़े गांधी जी से हमारा तारुफ ज़्यादा है। जवान गांधी जी से वो गांधी जी जो साउथ अफ्रीका से ताज़ा वारिद हुए थे, उनका अपनी जवानी में जो हिंदुस्तान से सापा पड़ा था, और इस सिलसिले में वो जब चंपारण गए थे, जब वो 47 साल के थे, बहुत भारी भरकम पगड़ी पहनते थे, इंग्लिश कपड़े उन्होंने त्याग दिए थे, लेकिन बाकायदा धोती, कुर्ता, गमछा और भारी भरकम पगड़ी ये पहन के वो चंपारण आए थे। वहाँ के किसानों की जो दुश्वारी थी, नील की जो खेती कराई जाती थी, और उसमें अंग्रेज़ ज़मींदार जिन्हें नीले कहा जाता था, ज़ोर ज़बरदस्ती करते थे उन किसानों के साथ। और गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला तजर्बा, पहला एक्सपेरिमेंट जो किया था वो 1917 में, तकरीबन आज से 101 साल पहले चंपारण में किया था, और नहायत कामयाबी के साथ किया था। गो के ये एक ऐसा एपिसोड है उनकी ज़िंदगी का जिसके बारे में आम तौर पे बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन नहीं मौजूद है। हद तो ये है कि तस्वीरें भी जो लोग लगाते हैं गांधी जी के चंपारण सत्याग्रह के ताल्लुक़ से, उसमें वो वही बूढ़े गांधी को दिखाते हैं। वहीं ये ड्रामा देखने आए हुए कुछ नाजरीन से हमने बात की, तो उन्होंने अपने तजुर्बात कुछ इस तरह से बयान किए। गांधी जी की इतनी सारी क्वालिटीज़ हमारे सामने आई, उनकी ह्यूमिलिटी, उनकी डिटर्मिनेशन और उनका विश्वास जो था कि वो अपने इस तरीके से, सत्याग्रह के तरीके से ये सब कुछ अचीव कर पाएंगे, और उन्होंने करके दिखाया। ये कि कह सकते हैं कि एक जो किस्सा जो बिहार के लिए था, चंपारण मेन जगह थी,
उसके लिए था जो उन्होंने वहाँ से एक सत्याग्रह की जो शुरुआत की थी और अंग्रेज़ी सरकार जिसको मजबूर कर दिया था, जो उनको कोई सज़ा नहीं दे पाई थी और वो सज़ा के हकदार भी थे अंग्रेज़ी सरकार के कानून के तहत। उन्होंने देखा, उन्होंने गांधी जी का जज्बा देखा, गांधी जी के लोग जो साथ थे उनको देखा और गांधी जी ने वहाँ पर अपने सत्याग्रह की शुरुआत के साथ विजय प्राप्त की। गांधी जी के लाइफ के बारे में बहुत कुछ पता चला, काफ़ी चीज़ें थी जो मुझे नहीं पता थी, पर इस प्ले के थ्रू काफ़ी कुछ सीखने को मिला। जैसे उनके नॉन वायलेंस एक्ट के बारे में जो मुझे पता था, पर प्ले देखने पर और डिटेल्ड आइडिया मिला उस पर। और ये भी बात थी कि गांधी जी सीरियस टाइप के इतने नहीं थे जितना हम सोचते थे। उनमें काफ़ी एक सेंस ऑफ ह्यूमर भी था जो प्ले में देखने को मिला, तो ओवरऑल बहुत अच्छा था। अनस, क्या आप ये जानते हैं कि दिल्ली में 2 अक्टूबर से लेकर 7 अक्टूबर तक मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के ज़ेरे एहतमाम एक मल्टीमीडिया एग्जीबिशन का इनेकाद किया गया है? हाँ, बिल्कुल जानता हूँ समरीन, और इसकी मुझे बहुत खुशी है। खुशी इस बात की भी है कि देखिए, कौमें वही ज़िंदा रहती हैं जो आने वाली नस्ल को अपना जो ताबनाक माजी है या वो शख्सियात जिन्होंने माजी में एक अहम किरदार अदा किया है उनके बारे में नई नस्ल को बताती हैं। तो एग्जीबिशन के ताल्लुक़ से मुझे खुशी इसलिए है कि इस बहाने जो हमारे आने वाली नस्ल हैं, जो स्कूल के बच्चे हैं, उन तक महात्मा गांधी के बारे में जानकारी दी जा रही है। बहुत नए तरीके से इस बार दी जा रही है। जदीद 3D स्क्रीन लगा रखी है, बहुत सारी खूबसूरत तरीके से इमेजेस हैं बहुत सारी। तो समरीन, बहुत जदीद तरीके से जो है महात्मा गांधी के बारे में लोगों तक बात पहुंचाई जा रही है, तो बहुत ख़ास है। अरे अनस, सारी बातें आप यहीं बता देंगे, क्या वहाँ लेकर नहीं चलेंगे हम सबको और हमारे नाजरीन को? तो हम लेके चलते हैं इस एग्जीबिशन में, जहाँ गांधी जी को चाहने वाले, उनके नज़रियात को चाहने वाले लोग जो हैं जमा हैं। अपनी तालीमात और अदम तशद्दुद के नज़रिए की वजह से उन्हें दुनिया भर में महात्मा गांधी का खुसूसी मुकाम हासिल है, और यही वजह है कि उनके यौम पैदाइश को गांधी जयंती के तौर पर पूरी दुनिया में मनाया जाता है। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद, नायब सदर जमहूरिया वेंकैया नायडू, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल सेक्रेटरी एंटोनियो गुटरेज़ ने दिल्ली में वाक़ उनकी समाधि पर हाज़िरी देकर खिराज अक़ीदत पेश किया। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने बापू को खिराज अक़ीदत पेश किया है। उन्होंने ट्वीट किया कि गांधी जयंती के मौके पर बाबा कौम महात्मा गांधी को खिराज अक़ीदत। गांधी जी की ज़िंदगी अमन, भाईचारा और हम आहंगी के उसूलों के तईं वक्फ थी। आज उनके उसूलों के तईं अज़्म व इस्तिक़लाल को दोहराने का मौका है। महात्मा गांधी की तालीमात इंसानियत के लिए आज भी काबिल तरग़ीब हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके बापू को खिराज अक़ीदत पेश किया है। उन्होंने लिखा, गांधी जयंती के मौके पर बाबा कौम को सलाम। आज से हम बाबा कौम महात्मा गांधी के 150वीं सालगिरह के साल में दाखिल हो रहे हैं। उनके ख्वाबों को हकीकत में तब्दील करने का हम सभी के पास ये एक बहुत बड़ा मौका है। इत्तलात और नशरियात के वज़ीर राज्यवर्धन राठौड़ ने महात्मा गांधी की ज़िंदगी पर एक मल्टी मीडिया नुमाइश का इफ्तिताह किया। राठौड़ ने खुसूसी एनिमेशन फील्ड विष्णु जन को भी लॉन्च किया। उन्होंने पब्लिकेशन डिवीज़न की 11 किताबों की रोनुमाई के साथ साथ समृद्ध किसान, सशक्त भारत और जन कनेक्ट के नाम के रिसाले का भी इजरा किया। अपने खिताब में उन्होंने महात्मा गांधी को ग्लोबल सिटीज़न यानी आलमी शहरी बताते हुए कहा कि गांधी जी के स्वच्छता के ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर करने के लिए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में हमारी हुकूमत ने स्वच्छ भारत मुहिम को अवामी तहरीक की शक्ल दी है। आने वाले समय में महात्मा गांधी जी ने रास्ता बताया है, उस रास्ते पर इस देश को हम आगे बढ़ा पाएँ ताकि ये देश अंदर से और बाहर से दोनों तरह से पूरी तरह से मजबूत बने। मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन में ये एक लाभ होता है कि क्योंकि वो इंटरैक्टिव होता है तो जो देख रहे होते हैं वो थोड़े एंगेज हो जाते हैं उससे, और ख़ास तौर से युवा पीढ़ी के लिए एक एंगेजमेंट जब होता है तो जो वो देख रहे होते हैं या सुन रहे होते हैं उसको मन में आसानी से उतार पाते हैं। इत्तलात और नशरियात की वजारत के सेक्रेटरी अमित खरे ने कहा कि इस मल्टीमीडिया नुमाइश के ज़रिए नौजवान महात्मा गांधी की ज़िंदगी के तमाम पहलुओं को जान सकेंगे। देखिए, गांधी जी के विचार आज भी उतने ही प्रासंगिक थे जितने कि 150 वर्ष पहले जब उनका जन्म हुआ। मुख्य बात यह है कि आधुनिक तकनीक के माध्यम से उन विचारों को लोगों तक पहुंचाया जाए। इस नुमाइश में ख़ास तौर पर ख्याल रखा गया है कि नौजवानों तक गांधी जी के ख्यालात को नई तकनीक के ज़रिए पहुंचाया जाए।
हम लोगों ने एक ये प्रयास किया कि एक तो प्रदर्शनी के लोगों के बीच ले जाएं, एक जगह खास केंद्रित ना करें। और जो आज के समय में जबकि बच्चे डिजिटल टेक्नोलॉजी से हुक्ड हैं, चाहे मोबाइल हो चाहे लैपटॉप हो, तो हमने कहा कि ऐसी अनुदित टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हम करें जिसमें हमारा एग्जीबिशन भी पूरी डिजिटल हो और बच्चे वहाँ पे इंटरेक्ट कर सकें, अपने को उससे जोड़ सकें। और हमने गांधीयन कॉन्सेप्ट को, गांधीयन दर्शन को भी हर जगह पिरोया है। तो नए अंदाज में ये बच्चों तक, यंग जनरेशन तक पहुँचाने की कोशिश है। सबरीन, आज के इस प्रोग्राम में हमने बात की मोहनदास करमचंद गांधी की, जिनकी शख्सियत, जिनकी तालीमात जो हैं, उनके असरात आज तक हम महसूस कर रहे हैं और रहती दुनिया तक किए जाते रहेंगे। लेकिन मैं आपको बताऊं कि एक और शख्सियत है जिसने अपनी शख्सियत के साथ, अपने नज़रियात के साथ और अपनी ज़िंदगी को इस तरह गुजारा कि वो आज भी हमारे लिए मशाल राह बनी हुई है। जी हाँ, बिल्कुल, मैं बात कर रहा हूँ लाल बहादुर शास्त्री की। हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद भी नए भारत की तामीर में लाल बहादुर शास्त्री का जो किरदार था उसको हम फरामोश नहीं कर सकते। 2 अक्टूबर को ही एक और अहम सियासी रहनुमा लाल बहादुर शास्त्री की भी यौम पैदाइश है। लाल बहादुर शास्त्री को उनकी ईमानदारी और दयानतदारी की वजह से याद किया जाता है। रवादारी, दाखिली कुव्वत से मालामाल, फैसला लेने की अहलियत और अवाम के दर्द को समझने वाले, उनकी आवाज़ को सुनने वाले लाल बहादुर शास्त्री एक अवामी शख्सियत के मालिक थे। वो 2 अक्टूबर 1904 को मुगल सराय में पैदा हुए और 11 जनवरी 1966 को ताशकंद में उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। मगर उन्होंने अपनी 62 साला जिंदगी में वो काराए नुमा अंजाम दिए हैं जिसे फरामोश नहीं किया जा सकता। वो हिंदुस्तान के दूसरे वजीर आजम थे। उनका मुद्दतकार 9 जून 1964 से 11 जनवरी 1966 तक उनकी नागहानी मौत तक तकरीबन 18 महीने का है। इस दौरान उन्होंने बहुत से काराए नुमा अंजाम दिए। उन्हीं के दौर में पाकिस्तान से जंग छिड़ गई जिसमें उन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया। उस जंग में हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को जबरदस्त शिकस्त दी और फतेह अपने नाम दर्ज की। उनकी नज़र में जवान और किसान ही किसी भी मुल्क की तरक्की के जामिन और उसकी ताकत होते हैं। उनके 45 साला सियासी सफरनामे में कांग्रेस कमेटी के जनरल सेक्रेटरी, यूपी असेंबली के रुकन, लोकसभा के मेंबर, रेलवे के वफाकी वजीर, वजीर तिजारत, वजीर दाखिला और आखिर में हिंदुस्तान के वजीर आजम तक का सफ़र काबिल ज़िक्र है। वाज़ेह रहे कि ताशकंद में पाकिस्तान के सदर अयूब खान के साथ जंग ख़त्म के करार पर दस्तखत करने के बाद 11 जनवरी 1966 की रात में पुरअसरार हालात में उनकी मौत हुई। लाल बहादुर शास्त्री गांधी जी से बहुत मुतासिर थे। उन्होंने अपनी सारी जिंदगी सादगी से गुजारी और उसे गरीबों की खिदमत में लगाया। आज़ादी की जंग में उन्होंने बहुत सी तहरीकों में हिस्सा लिया। इसकी वजह से उन्हें कई बार जेल भी जाना पड़ा। जंग आज़ादी में जिन तहरीकों में वे पेश थे उनमें 1921 का असहयोग आंदोलन, 1930 का दांडी मार्च और 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन काबिल ज़िक्र है। उनकी सादगी, वतन से मोहब्बत और ईमानदारी के लिए उन्हें बाद अज़ मर्ग हिंदुस्तान के सबसे बड़े एजाज़ भारत रत्न से सरफराज किया गया। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता 2 अक्टूबर को मौजूदा सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद के साथ वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने उनकी समाधि पर जाकर गुलपोशी की और उनके खिदमात का एतराफ़ करते हुए उन्हें खिराज अकीदत पेश किया। नाज़रीन, हमने देखा कि महात्मा गांधी की जो शख्सियत थी उसके जो मुख्तलिफ पहलू थे उस पर हमने रोशनी डाली। हालांकि बहुत कम वक्त रहा और इतने कम वक्त में हम जो महात्मा गांधी की शख्सियत है उसको बयान नहीं कर सकते हैं। और अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का, लेकिन विदा लेने से पहले अनस कुछ कहना चाह रहे हैं। विदा लेने से पहले जो हमारे नाज़रीन हैं समरीन, हम उनसे यही कहेंगे कि गांधी जी के जो नज़रियात हैं, उनका ज़िंदगी के तई जो रवैया था उसको जहन में रखिएगा। और देखिए, सबसे ख़ास बात ये थी कि गांधी जी को जो है वो सफाई यानी साफ़ सुथरा माहौल जो है वो पसंद था। तो आप भी साफ़ रहिए, अपने आसपास के माहौल को साफ़ रखिए। और सफाई सिर्फ इस लिहाज से नहीं कि हमारे आसपास की जो गंदगी होती है
उसे साफ रखिए, बल्कि ज़रूरी है कि गांधी जी के नज़रियात को मानते हुए, उनके उसूलों पर चलते हुए जो हमारा जहन है, हमारी सोच जो है, हाँ, उसको भी साफ रखें, पाक रखें, लोगों से मोहब्बत करें। यही गांधी जी का पैगाम था और यही हमारा पैगाम है। तो अब और अब वक्त तो चला है विदा लेने का, लेकिन दिल तो नहीं चाह रहा है, लेकिन क्या करें, अगली बार फिर आपके सामने हाजिर होंगे कुछ और मनाजिर उनके पस मंज़र के साथ। लेकिन जाने से पहले एक रिवायत है आपको ये बताने की कि हमारा ईमेल आईडी है ddurdufeedback@gmail.com, जिस पर आप हमें अपनी राय लिख सकते हैं कि कैसा लगता है आपको हमारा ये प्रोग्राम। तो हमें बेसब्री से आपकी राय का इंतज़ार रहेगा और जनाब लिखिएगा ज़रूर कि कैसा लगा। तो जाने से पहले बहुत बहुत ख्याल रखिए अपनी सेहत का और दीजिए मुझे और अनस को इजाज़त। खुदा हाफ़िज़।